सीटेट 2024 दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं हम। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। संगम लिटरेचर वेयर कंपोज्ड एंड कंप्लाइड इन असेंबलीज हेल्ड इन द सिटी। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई थी? तो ये किस नगर के सम्मेलनों में की गई थी? अरिकमेडु या कावेरी पट्टिनम, अमरावती या मदुराई? तो राइट ऑप्शन है इसका 4 मदुराई में। अब मदुराई में कहाँ पर किसके लिए की गई थी और कहाँ गए संगम साहित्य? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संगम साहित्य किससे रिलेट है। तो संगम साहित्य है तामिली कवियों की। तामिली कवियों का सम्मेलन है ये। कहाँ पर होता था, किस लिए होता था? तो ये स्थानीय राजाओं के लिए किया जाता था, लोकल किंगडम के लिए। कहाँ पर होता था? तो साउथ इंडिया में होता था। साउथ इंडिया में किस दौर को संगम काल कहा जाता था? तो साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के दौर को संगम दौर कहा जाता था, संगम काल कहा जाता है। अब संगम काल में कौन से राजाओं का दौर था? ऐसे कौन से 3 लोग थे? संगम होता है ग्रुप, तो इसके अंदर 3 राजाओं का मेन किरदार रहा है। 3 कारगर 3 वंशों का, इसे 3 वंशों का काल भी कहते हैं। अब इसमें 3 वंश में कौन कौन शामिल थे? तो 3 वंश में शामिल थे चेर, चोल और पांड्य। इसको 3 सम्मेलन भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसके बारे में है? थ्रू राइट बताना है। बुद्ध के विषय के बारे में। बुद्ध ने अपना सबसे पहले सर्वप्रथम उपदेश सरनाथ में दिया, तो करेक्ट है ए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? मैसेज कहाँ दिए थे? सरनाथ में दिए थे। फिर बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिए थे क्या? तो इन्होंने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में नहीं दिए थे, तो कौन सी भाषा में दिए होंगे? तो ज़रा कमेंट करके बताना इसका बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिए थे? तीसरा है, बुद्ध ने लोगों के दयालु होने और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आधार करने की कोशिश दी है। तो ऑप्शन सी भी सही है, ए भी करेक्ट है हमारा और सी भी राइट है। चलते हैं ऑप्शन डी पर। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वो अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। हमारे आज के दौर के साथ में हमारे किस टाइम का भी वो दिखाते हैं हमारे, तो बाद के दौर को मतलब इन फ्यूचर में हमारे काम हमको प्रभावित करते हैं। तो इन्होंने ऑप्शन डी भी करेक्ट है, मतलब हमारा क्या है? तो ऑप्शन बी रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने संस्कृत भाषा में नहीं दी थी। तो जहाँ पर ऑप्शन बी नहीं है वो ऑप्शन हमको लेना है। ऑप्शन बी कहाँ पर है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है।
कहाँ नहीं है? ऑप्शन डी में। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ए, सी एंड डी। अलाउद्दीन खिलजी ने के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा और उन्हें कर चुकाने, कर मीन्स टैक्स होता है, उन्हें टैक्स चुकाने से छूट दी गई। क्या दोनों भी राइट है या दोनों भी रॉन्ग है? तो देखिए, इन्हें कर चुकाने की छूट नहीं दी गई थी, ये होना चाहिए, जबकि इसमें दी गई दे रहा है। तो ऑप्शन बी रॉन्ग है एंड फर्स्ट इज करेक्ट। तो जहाँ पर भी हमको फर्स्ट इज राइट एंड बी इज फॉल्स दिखेगा, गलत दिखेगा, सही सही है, ए सही है और बी गलत है, वही ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलाई महाकाव्यों के विषय में सही है? ये तमिल में लिखा गया था। तो यस, मणिमेखलाई किस भाषा में लिखा गया था? तो तमिली भाषा में लिखा गया था। ये स्तनंतर नामक कवि द्वारा लिखा गया था। तो यस, इसको कंपोज किसने किया था? संतारों ने। फिर उसमें कवेलन और माधवी की बेटी की कहानी है, तो ये भी सही है। डी में क्या बोल रहा है कि ये लगभग 2500 साल पहले लिखा गया था, तो ये 2500 साल पहले नहीं लिखा गया, तो ऑप्शन डी रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए। ए, बी, सी एंड करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अभी कहाँ लिखी गई थी? तो तमिल भाषा में है, तमिल में लिखी गई थी। तमिल में कहाँ पर? तो इसकी रचना मदुराई के किसने की थी? सतनार कवि ने। कहाँ के थे रहने वाले ये? मदुराई के। सतनार महाकवि की रचना किसके बाद की गई थी? तो शिल्का। सतनार महाकवि की एक और रचना शिल्पादिक्रम। इसके बाद में उन्होंने लिखी थी इसके बाद उन्होंने मणिमेखलाई की रचना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अहोम लोग वर्तमान समय के से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे। कहाँ से आए थे अहोम लोग? तो अहोम लोग म्यांमार से आए थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सोलहवीं 17वीं शताब्दी में सूरत के संबंध में क्या सही है? तो ये पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। क्या ये सही है? तो राइट है, क्योंकि वेस्ट एशिया से आने वाले जो भी लोग थे यहाँ पर क्या करते थे? सूरत में ट्रेडिंग करते थे। इसे मक्का का प्रस्थान दौर कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। तो इसे क्या कहा जाता था? इसे मक्के का द्वार भी कहा जाता था। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। सी में क्या बोल रहा है? अंग्रेज इतिहासकार अभिनघटन के अनुसार किसी भी समय पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 5000 जहाज इस बंदरगाह पर खड़े देखे जा सकते हैं। तो ये गलत है। ऑप्शन सी रॉन्ग है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ए एंड बी करेक्ट आंसर।
प्रचारकों से ने सोरमपुर में एक मिशन खोला। उस समय ये क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था? किसके अधीन था? तो ये था डेनिश ईस्ट कंपनी के। उपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार कैसा था? मतलब उपनिवेशिक काल में अंग्रेज़ों का किस तरह से कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेज़ों का ब्रिटिश अप्रोच का किस तरह का बर्ताव था ट्राइबल्स के साथ में, आदिवासियों के साथ में। तो उनका जीवन उपनिवेश से पहले जैसा था वैसे ही चलता आ रहा था, कि ये सही है? तो उनका जीवन जैसा उपनिवेश से पहले था वैसा तो नहीं था, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर बोल रहा है कि आदिवासी मुखियाओं ने अपने क्षेत्रों पर प्रशासनिक अधिकार बनाए रखा था, तो ये भी रॉन्ग है कि आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा था। ये राइट है, क्योंकि ये दोनों अंग्रेज़ों के टाइम पर आदिवासियों के जो मुखिया लोग थे उन लोगों ने क्या करे थे, गांव पर अपनी हुकूमत, अपना मालिकाना अधिकार बनाए रखा था। मैच द पेयर। कलकत्ता, मद्रास, बनारस संस्कृति, इंग्लिश एजुकेशन एंड वुड डिस्पैच, कब कौन सा ओपन हुआ था और आया था? तो देखिए, कलकत्ता मदरसा कब ओपन हुआ था? तो ये था 1781 में। तो मतलब ए का क्या चाहिए? बी। अब देखिए ए का बी कहाँ पर है? ए का दो ऑप्शन बी में है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर। कलकत्ता मदरसा 1881 में। तो बनारस संस्कृति ये कब हुई थी? बनारस संस्कृति 1791 में, मतलब एक। फिर इंग्लिश एजुकेशन कब आया था? तो इंग्लिश एजुकेशन आया था 1835 में। एंड वुड डिस्पैच 1854 में। गुलामगिरी किसकी बुक है? गुलामगिरी एक पुस्तक है जिसका अर्थ है गुलामी। किसने लिखी है? तो ज्योतिराव फुले ने इसको लिखा है। राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में कौन सा सही है वो बताना है हमको। बंगाल में राष्ट्रीय कलाकारों का एक नया समूह अभिन्द्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि बंगाल में अभिन्द्रनाथ टैगोर के आसपास कौन से नेशनलिस्ट आर्टिस्ट के एक नया ग्रुप आसपास रहने लगा था। इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल पर आधारित और पश्चिमी रंग ढंग से कहकर खारिज कर दिया था, नकार दिया था, और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जन क्षेत्रियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये भी राइट है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। बी, ए एंड बी आर ट्रू, और उसका क्या हो रहा है, सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। पंडित देखो मन में जानी, कहो धो छूती कहाँ से उपजी, तभी छूती तुम मानी। क्या है ये? एक ही पट संकल्प बैठाए, छूथे लेत धोए खाए खाकी। कहे खबीर ते छूथी विवरिचित जाके संग न माया। आपके विचार में शिक्षक को इस दोहे की व्याख्या छात्रों के समक्ष किस प्रकार करनी चाहिए? तो पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा जन्म से ही विरासत में मिलती है, क्या ये सही है? पवित्रता और अपवित्रता कार्य के काम के प्रकृति से निर्धारित होती है,
या अशुद्ध का विचार एक सामाजिक रचना है और ये हमारे विचारों और धारणाओं से निर्धारित होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी, ऑप्शन सी, कि जो अनटचेबल है वो हमारे विचारों का एक सामाजिक रचना है और हमारे विचारों और आधारों और धारणाओं से ये निर्धारित होती है। ब्रिटिश शासन के विरोध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम वर्गीयों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते थे? तो अंग्रेजी सम्मान का बहिष्कार और अंग्रेज संपत्तियों पर हमला करना, या ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना, या भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों की योजना करना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है कि जो मध्यम वर्गीय के नेता थे उन्होंने अपना आंदोलन क्यों शुरू किया था, क्यों विरोध थे वो, तो इसलिए थे कि भारतीयों पर जो अन्याय हो रहे थे उस पर उन्होंने योजना वगैरह बनाई थी, उसके लिए था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत के ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वो किस से बना था? आधुनिक और परंपरागत उद्योग से, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से, या पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर से, या एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री से, या फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से। तो ये बना था पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के आरोह क्रम में लगाना है, मतलब किसके रिसेंडिंग ऑर्डर से लगाना है, साइज के हिसाब से। तो कौन है ये? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक देखी थी कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आना चाहिए, फिर एन था, फिर SAE। इसका वर्ड क्या बढ़ रहा है? अनसाई। A4 अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा है, फिर N4 नॉर्थ अमेरिका, S4 साउथ अमेरिका, फिर A4 एंटार्क्टिका एंड E4 यूरोप। तो क्या चाहिए हमको? सबसे पहले अफ्रीका चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन में सबसे पहले अफ्रीका, फिर उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका चाहिए। अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, यहाँ क्या है? नॉर्थ अमेरिका है, मतलब यहाँ नहीं है। फिर अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नहीं चाहिए हमको। अफ्रीका के साथ में साउथ अमेरिका चाहिए। तो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर एंटार्क्टिका एंड यूरोप। ऑप्शन सी में दिया है, यही हमारा राइट आंसर है। दक्षिण ध्रुव विंध में कितना है? एंटार्क्टिक सर्कल लोकेट करता है कितने पर? तो 66.5 पर। किस स्थान विशेष पर समय को की समझ और गिराना है तो निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रदाय की आवश्यकता होगी? रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के, या लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस एंड इट्स रिलेटिव डायरेक्शन फ्रॉम ग्रीनविच, स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, या लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस एंड इट्स रिलेटिव डायरेक्शन फ्रॉम ग्रीनविच, स्थान विशेष का अंशांक और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा। लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस, इट्स रिलेटिव डायरेक्शन फ्रॉम ग्रीनविच एंड टाइम एट ग्रीनविच, स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनविच से तुलनात्मक ग्रीनविच का समय। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वो 1 घंटे में 15 मिनट घूमती है।
1 घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में, मतलब 15 डिग्री वेस्ट में, और हमको पता है जब वेस्ट में होता है तो टाइम क्या होगा? पीछे होगा, में समय होगा। तो जब 12 बजते हैं तो कितना होगा? तो 11 PM होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सा है? ब्राजील का कैंपस। लद्दाख के बारे में कौन सा सही है? लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। तो सही है, लद्दाख क्या है? ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी और शुष्क है। तो लद्दाख के कम ऊंचाई पर है, तो लद्दाख कम ऊंचाई पर नहीं है, लद्दाख ज़्यादा ऊंचा है, हाई पर है। तो बी ऑप्शन रॉन्ग होगा। लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। तो ये भी सही है, ANC राइट है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में ANC कहाँ पर है। ANC इज करेक्ट आंसर। करेक्टली मैच करना है। महाद्वीप सन्निहित कॉन्टिनेंटल मास, ओशियन क्रस्ट एंड कोर किसके किसके साथ मैच जाएगी? करेक्टली मैच करना है हमको। तो कोर निकेल एंड आयरन से बना क्या होता है? कोर होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? मौसमी पवनों का उदाहरण क्या है? मानसूनी है, भारत में मानसूनी पवनें हैं, या लू ऑफ नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया में, या पूर्वी पवनें, ईस्टर्लाइज या वेस्टर्लाइज। तो क्या पूछा है? मौसमी पवनें पूछा है। मौसमी पवनें मतलब मानसूनी पवनें कहाँ पर है? इंडिया की मानसूनी पवनें। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। टाइड के बारे में है। जब तेज हवा सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगे उत्पन्न होती है, तब तरंगे बनती है। क्या ये सही है? तो राइट है। जब तेज हवा सागर पर, समंदर की सतह पर पूरी तरह से जल को रगड़ती है तब तिरंगे बनती है, उत्पन्न होती है। तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है। क्या तेज हवा चलने पर सुनामी आती है? तो तेज हवा चलने पर सुनामी नहीं आती। ज्वार भाटा तिरंगों के प्रकार है। कि ये भी सही है, ज्वार भाटा तिरंगों का प्रकार है? तो नहीं। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। बाकी बी एंड सी रॉन्ग है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। इनमें से कौन सा उद्योग वेल्ट में विकसित होता है? विकसित है इंडस्ट्रीज रोज इन द वेल्ट। तो वूल इंडस्ट्रीज ड्यू टू शिप रेयरिंग, भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग। तो ए इज करेक्ट आंसर। कि रोज इन द वेल्ट कहाँ किसके कारण आती है, विकसित होता है? तो ये भेड़ पालन के कारण। कुलरकी खाने विषयों की गहरी खानों में से एक है जो ऐसा के खनन को बहुत खर्चीला प्रक्रिया बनाती है। कोलर के खानों के बारे में, कोलर माइन। तो ऑप्शन इज करेक्ट है। कर्नाटक हैज़ डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन इंडिया। कर्नाटक, भारत में कर्नाटक में सोने की निक्षेपेक्ष है। तो ये भी सही है। ए एंड बी दोनों भी राइट है। ए एंड बी दोनों भी क्या है? ट्रू है। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बायोगैस और ईंधन में
समान लक्षण क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन फीचर है बायोगैस और फायरवुड में। दोनों को बनने के लिए लगभग समय लगता है, एक जैसा समय लगता है कि दोनों को बनने में, तो दोनों को बनने में एक जैसा समय नहीं लगता है। दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा का सोर्स है, क्या दोनों भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का पार्ट है, सोर्स है, या दोनों कैन काउज ग्रीन हाउस इफेक्ट, दोनों हरित ग्रह प्रभाव के कारण बन सकती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दोनों भी बायोगैस और फायरवुड किससे बनती है, तो दोनों भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण बनती है। Small plot and simple tools. Thick populate area, semi-arid area, climate with large number of day with sunshine. विशेषता गहन निर्वाह कृषि से संबंधित क्या है, तो छोटे भूखंड और साधारण औजार, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र और अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। तो इसमें क्या राइट होगा, तो देखिए इसमें राइट रॉन्ग है अर्धशुष्क क्षेत्र, सेमी अराइड एरिया, ये रॉन्ग है। राइट है इसके छोटे भूखंड और साधारण औजार, फिर जनसंख्या वाले क्षेत्र और जलवायु, अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। तो ए, सी एंड डी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हाँ सॉरी, सी राइट नहीं होगा उसमें। ए, बी एंड डी, हाँ सी राइट नहीं है, तो ए, बी एंड डी करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Which among the following is not an example of diversity but inequality? निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? धर्म का अंतर, मातृभाषा का अंतर, आर्थिक स्तर का अंतर, या खाद्य संबंधी आदतों का अंतर। क्या अंतर है? नहीं है, बोल रहा है विविधता का, इक्वेलिटी के बारे में। तो डिफरेंसेस इकोनॉमिक स्टेटस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पूर्वग्रह का अर्थ होगा लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना, या लोगों को हिंसा की नज़र से देखना, या लोगों को एक ही छवि में बांधना। तो इसका मतलब क्या होता है, लोगों के बारे में नकारात्मक राय देना, जजमेंट देना निगेटिव, फिर लोगों को हिंसा की नज़र से देखना, इन्फीरियर देखना, फिर लोगों को एक छवि में बांटना नहीं आएगा। ए एंड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है? सीडिएशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, या स्ट्रीट वेंडोरस एक्ट, या हिंदू सेक्शन एक्ट। तो पारित नहीं किया गया सीडिएशन एक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ये थे हमारे एसएसटी के कुछ 30 क्वेश्चन पार्ट 1 में, डे 11 के पार्ट 1 में। इसके पहले के हमारे डे 10 तक की 1 से 10 तक की पूरी वीडियो अपलोड है, आप जाकर उस पर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।